हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी रेलवे 12th लेवल प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सेट में जीएस के 40 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा, जिनके अंतर्गत लेटेस्ट करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के सभी प्रकार के क्वेश्चनों को मेंशन किया गया है। यह प्रैक्टिस सीरीज आपके आने वाली रिवीजन और क्वेश्चंस पैटर्न को समझने में मदद करेगी। अगर आपको हमारा कंटेंट और सीरीज पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो या क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? नए भारत का सांवेद, नरेंद्र मोदी, 11 रूल्स फॉर लाइफ, चेतन भगत, द पार्टीशन प्रोजेक्ट, सादिया फारूकी, द हंगरी टाइड, सैन वाटसन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन आपका सम्मिलित नहीं है। एक तरफ आपके बुक्स के नाम दे रखे हैं, जबकि दूसरी तरफ आपके राइटर दे रखे हैं, जिसमें पूछा गया है कि कौन आपका सम्मिलित नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, द हंगरी टाइड सैन वाटसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है, जबकि द हंगरी टाइड पुस्तक लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें पहले भी काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं, तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, केरल, बिहार या फिर झारखंड। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, बिहार राज्य के द्वारा ये प्रणाली प्रारंभ की गई है। बिहार राज्य की राजधानी क्या है? तो राजधानी है आपकी पटना। जबकि यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम है आपके नीतीश कुमार। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, ये तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना की राजधानी है आपकी हैदराबाद। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ है आपके 1 जून 2014 को। ये डेट भी आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, तेलंगाना। निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? वेतन का भुगतान, सब्सिडी, पेंशन या स्कूल की इमारत का निर्माण करना। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा आपका कैपिटल यानी पूंजीगत व्यय माना जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, स्कूल की इमारत का निर्माण करना। अब बात कर लेते हैं पूंजीगत व्यय के बारे में। सरकार के द्वारा ऐसा व्यय जिससे कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज हो, आने वाला इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, जिससे हमें कुछ बाद में इनपुट मिल सके। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, स्कूल की इमारत का निर्माण करना, ये पूंजीगत व्यय माना जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है? जिम कॉर्बेट, कच्छ का रण, काजीरंगा या फिर उडुक्की। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, संरक्षित क्षेत्र जो भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, कच्छ का रण। कच्छ का रण कहाँ पर स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके गुजरात राज्य में आपका स्थित है, जहाँ पर भारतीय जंगली गधों को संरक्षण प्रदान किया गया है। जबकि आपका जिम कॉर्बेट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। काजीरंगा आपका असम राज्य में स्थित है, और जबकि इडुक्की स्थित है आपके केरल राज्य में। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कच्छ का रण, जो कि आपके गुजरात राज्य में स्थित है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किस देश में बनाया गया?
जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिणी कोरिया या फिर वियतनाम। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किस देश के द्वारा बनाया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 जापान। जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी है आपकी टोक्यो। यहाँ की करेंसी क्या है, तो करेंसी है आपकी येन। दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट लर्न करनी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जापान। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में अग्रणी राज्य कौन सा है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर केरल। तो देखिए यहाँ पर रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है, तो राजस्थान की राजधानी है आपकी जयपुर। जयपुर को किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को भी याद करना है। यहाँ के सीएम कौन है, तो सीएम है आपके भजनलाल शर्मा। सही आंसर होगा इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो देखिए यहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 केरल राज्य के द्वारा इसका गठन किया गया है। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि जो आपके 60+ ईयर के सिटीजन्स पर्सन होंगे उनकी देखरेख यहाँ पर की जाएगी। जो सीनियर सिटीजन्स होंगे उनकी देखरेख करने के लिए इसका आयोग का गठन किया गया है। किसके द्वारा, केरल राज्य के द्वारा, जिसकी आपकी लिटरेसी भारत में सबसे अधिक है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2 केरल राज्य। जोमेटो का नया कॉर्पोरेट नाम क्या है। एयरटेल लिमिटेड, जोमेटो लिमिटेड, भोग लिमिटेड या फिर फास्ट स्काई लिमिटेड। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जोमेटो का कॉर्पोरेट नेम क्या है आपका नया नाम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 एयरटेल लिमिटेड। इसने अपना नाम चेंज किया गया है। जोमेटो क्या है, तो जोमेटो एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, जिसने अपना नाम परिवर्तन करके क्या कर लिया है, एयरटेल लिमिटेड। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। कपिल देव, शशि थरूर, देवानंद या फिर विल क्विल्टन। देखिए रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक हैं आपके ऑप्शन नंबर 3 देवानंद। देवानंद कौन थे, तो ये आपके बॉलीवुड के एक एक्टर थे। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जयपुर, देहरादून, हैदराबाद या फिर नई दिल्ली। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय आपसे पूछा गया कहाँ पर स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, ये देहरादून में स्थित है। देहरादून कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून स्थित है आपके उत्तराखंड राज्य में। ये उत्तराखंड राज्य क्या है, आपकी कैपिटल सिटी है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। माउंट तारानाकी किस देश में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, तंजानिया या फिर न्यूजीलैंड। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, माउंट तारानाकी के बारे में पूछा गया है कि ये किस देश में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, ये न्यूजीलैंड देश में आपका स्थित है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है आपकी वेलिंगटन। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ध्यान रखिए कई बार ये पूछी गई है आपकी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। सरिसेन, महासेन, वीरसेन या फिर विष्णुसेन। तो देखिए इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिए। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था,
तो यहाँ पे सरिसेन की जगह क्या नाम है, सही प्रॉपर नाम है आपका हरिसेन। इसका हरिसेन के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। हरिसेन किसका दरबारी कवि था, तो ये दरबारी कवि है आपका समुद्रगुप्त का। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 हरिसेन। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र देना चाहें तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 2। राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी, शेरशाह, भगवान दास, हुमायूं या फिर बाज बहादुर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, राजस्व अधिकारी टोडरमल के द्वारा किसके अधीन आपकी सेवा प्रदान की गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, शेरशाह के द्वारा शेरशाह के शासनकाल में इन्होंने राजस्व अधिकारी के पद पर कार्य किया है। शेरशाह का शासनकाल जानने के बाद इन्होंने अकबर के शासनकाल में भी आपका काम किया है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे आपके टोडरमल, जो कि राजस्व अधिकारी थे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घाव में अत्यधिक रक्तस्राव होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ई। तो देखिए किस विटामिन की कमी से घाव में रक्तस्राव अत्यधिक होता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, विटामिन के की कमी से। अदर ऑप्शन देख लीजिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से होता है आपका ब्लाइंडनेस, यानी जिसे हम रतौंधी रोग कहते हैं। विटामिन बी की कमी से इसके तो ये नाम में ही पता चल जाता है कौन सा रोग होगा, वेरी रोग नामक रोग होगा। विटामिन ई की कमी से रिप्रोडक्शन में कमी आ जाती है आपकी। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, जो रिप्रोडक्शन आपकी कैपेसिटी है वो उसमें कमी आ जाती है, जनन क्षमता कम हो जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया, 2001, 1973, 1984, 1975। तो टाइगर प्रोजेक्ट आपका कब प्रारंभ किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 1973 में आपका टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना प्रारंभ की गई थी। ये प्रारंभ क्यों की गई थी, तो इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था आपका कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स, यानी टाइगर का कंजर्वेशन करना है, संरक्षण प्रदान करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। वेस्ट ऑफ वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था, 1965, 1962, 1969, 1981। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि विश्व, यहाँ पे बेस्ट की जगह क्या कर लीजिए, विश्व शब्द है आपका यहाँ पर। विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, 1961 में इसका शिलान्यास किया गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पहले भी कई बार आपकी ये पूछी गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। किमोनो किस एशियाई देश का परिधान शैली है, जापान, कोरिया, चीन या फिर लाओस। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि किमोन जो आपकी परिधान है, वस्त्र शैली है, वो किस देश की वस्त्र शैली है। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन पूछा गया है कि किमोनो किस देश का परिधान शैली है। परिधान शैली का मतलब है कपड़े वस्त्र कहाँ पर इस तरह के पहने जाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, ये जापान की वस्त्र शैली है या फिर परिधान शैली है। जापान में लगभग विशेष अवसरों पर पहनी जाती है। किन के द्वारा पहनी जाती है, तो ये महिलाओं के द्वारा ये इस तरह के वस्त्र पहने जाते हैं।
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 जापान। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? जमुना, सरस्वती, सिंधु या फिर गंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है। तो पार वाला जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3 सिंधु नदी आपकी हिमालय के दूसरी ओर से निकाली गई है, यानी निकली है, हिमालय के पार से निकली है। जबकि सरस्वती, जमुना और गंगा इस पार से निकली हैं। मान के चलिए कि ये आपका हिमालय है और ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ है हिमालय की, और ये डायरेक्शन आपकी क्या है, साउथ है। तो जो आपकी सिंधु नदी निकली है वो इस तरह से निकल के गई है अरेबियन सी की तरफ पाकिस्तान से होते हुए, तो वो दूसरे पार से निकली है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। मीना माता रोग, यहाँ पर लोग नहीं है, क्या है आपका, ये रोग शब्द है आपका। मीन माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? लेड, टिन, मिथाइल आइसोसाइनेट या फिर पारद। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो आपका मिनी माता रोग है किसके प्रदूषण के कारण आपका फैलता है। ये पहले भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कई बार आपसे पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। जैसे अभी आपके क्या चल रहे हैं, एग्ज़ाम करंट में चल रहे हैं, उनमें प्रैक्टिस पेपर में भी पूछा गया है, और जो ओरिजिनल एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं उनमें भी पूछा गया है। मिनी माता रोग होता है पानी के प्रदूषण के कारण, लेकिन पानी का प्रदूषण किसके कारण होता है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, ये पारद के प्रदूषण के कारण फैलता है। पारद का जो क्वांटिटी होती है पानी की एक अत्यधिक मात्रा से एक लेवल ऊपर होता है, तो ये रोग आपका हो जाता है। आपका मिनी माता किससे संबंधित रोग है? तो ये न्यूरोलॉजी से संबंधित रोग है आपका, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सिंड्रोम है आपका। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, मतलब क्या है कि माइंड से रिलेटेड आपका ये रोग है। बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? अपवर्तन, विरल, प्रतिशोध या फिर गूंज। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका जो संकेत है उसका प्रयोग किया जाता है प्रतिरोध के लिए। प्रतिरोध क्या होता है? तो जब ओम का नियम पढ़ते हैं V=IR, तो यहाँ से जो आर है आपका वो आता है B/I। जो आर है आपका इसे हम प्रतिरोध कहते हैं। यूनिट क्या होती है, मात्रा क्या होता है? तो यूनिट होगी आपकी ओम। याद रखिएगा, पहले भी कई बार ये पूछी गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा प्रभावित नहीं होता? एंथ्रेक्स, टीबी, रूबेला या फिर कोलेरा। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो आपका जीवाणु के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, रूबेला। तो ये कौन सा रोग है जो जीवाणु के द्वारा प्रभावित नहीं होगा? वो होगा सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, रूबेला। रूबेला एक संक्रमण बीमारी है जो कि किसके कारण होती है? आपकी वायरस के कारण आपकी बीमारी होती है, जबकि अदर बीमारियां सभी की सब जीवाणुओं से होती हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि बेकिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है या दूसरा नाम क्या है, कैसे भी पूछा जा सकता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सोडियम बाइकार्बोनेट। केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। इसका ये केमिकल फार्मूला होता है जो कि आपको याद करना ही करना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के लिए उदाहरण है? लोहे का जंग लगना, फलों का पकना, अंडे का आमलेट बनना या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि देखिए क्या है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। उपरोक्त सभी आपके केमिकल चेंजेस यानी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब क्वेश्चन समझ लीजिए, यहाँ पर दो प्रकार के आपके परिवर्तन होते हैं। आपका एक तो होता है भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंजेस, दूसरा होता है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि एक बार अगर परिवर्तन हो गया तो वो अपने पहले वाली कंडीशन में आपका रिवर्स नहीं होता, यानी ये क्या है, नॉन रिवर्सेबल माना जाता है, जबकि ये रिवर्सेबल आपका माना जाता है। फिजिकल में क्या होता है कि अगर आप चेंजेस के परिवर्तन का मुख्य कारण अगर रिमूव कर देंगे तो वो अपनी पहले वाली अवस्था में आ जाएगा, जबकि केमिकल चेंजेस में ऐसा नहीं होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। गांधी की बात भारत एक पुस्तक के द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है? विपिन चंद्र, रामचंद्र गुहा, सतीश चंद्र या फिर उपेंद्र सिंह। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गांधी की बात भारत किसके द्वारा पुस्तक आपकी लिखी गई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, रामचंद्र गुहा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इसका प्रकाशन कब किया गया है? तो इसका प्रकाशन हुआ है आपके 2007 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? जिला मजिस्ट्रेट, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, ग्राम पंचायत सचिव या जिला पंचायत अध्यक्ष। तो देखिए, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, ग्राम पंचायत अध्यक्ष के द्वारा, अर्थात ये प्रधान के द्वारा आयोजित की जाती है। तो देखिए, ग्राम पंचायत से संबंधित क्वेश्चन जब आते हैं तो पंचायतों का गठन से संबंधित क्वेश्चन जब भी आएंगे तो कौन कौन से आर्टिकल का प्रावधान है? तो आर्टिकल नंबर 40 में पंचायतों के गठन से संबंधित आपके प्रावधान दे रखे हैं, जबकि पंचायतों से संबंधित ग्राम सभा से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो वो आर्टिकल है आपका 243, जहाँ पर ए से लेकर ओ तक आपके प्रावधान दे रखे हैं भारतीय संविधान में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक सौरमंडल का भाग नहीं है? उल्कापिंड, चंद्रमा, क्षुद्रग्रह या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा सूर्यमंडल का भाग नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सौरमंडल में आपके उल्कापिंड, चंद्रमा और क्षुद्रग्रह तीनों ही पाए जाते हैं। सौरमंडल क्या है वो समझ लीजिए। सौरमंडल का मतलब है, जैसे आपका अगर ये क्या है, आपका सन है और सन के बाद में जितने भी आपके ग्रह हैं उन सबको मिलाकर एक प्रणाली बनती है जिसे हम सौरमंडल कहते हैं। अब ये प्रणाली क्या है वो देख लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपका। मान के चलिए यहाँ पर आपका सन है, सन के बाद में आपका यहाँ पर मरकरी है यानी आपका बुध है, शुक्र है आपका, पृथ्वी है, मंगल है आपका, उसके बाद आपका बृहस्पति है, शनि है आपका, उसका यूरेनस और आपका नेपच्यून। तो ये सबसे मिलकर जो प्रणाली बनी है आपकी, उसे ही हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। उल्कापिंड, चंद्रमा और क्षुद्रग्रह भी इसी प्रणाली का एक हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। मालदीव किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर या हिंद महासागर। तो मालदीव किस महासागर में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, ये हिंद महासागर में स्थित है। राजधानी क्या है? तो राजधानी है आपकी माले। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हों ऐसे महाद्वीप के बारे में आपसे पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, अफ्रीका, कॉन्टिनेंट अफ्रीका महाद्वीप से आपकी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। अब देखिए, ये कहाँ कहाँ पर गुजरती हैं आपके, मान के चलना है कि ये आपकी अर्थ है और अर्थ के बीच में जो आपकी क्या है, भूमध्य रेखा है। एक मान के चलना ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई। तो
तो इसका मतलब है कि ये आपका नॉर्थ स्फीयर हो जाएगा, ये आपका साउथ स्फीयर हो जाएगा। तो आपकी नॉर्थ हेमीस्फीयर में और साउथ हेमीस्फीयर में दो लाइन खींची जाती हैं जिसे हम अक्षांश कहते हैं। 23 डिग्री अक्षांश पर जो नॉर्थ में है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। 23 डिग्री एंड हाफ मिनट जो आपकी साउथ में उसे हम मकर रेखा कहते हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। अफ्रीका से ये तीनों रेखाएं आपस में गुजरती हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणियों में पाई जाती है हिमालय, रॉकी, आल्प्स या फिर एंडीज। तो देखिए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पाई जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपकी स्थित है। इस चीज़ का भी आप ख्याल रखेंगे, याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वतों का उदाहरण है? हिमालय, यूराल, अरावली या उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि वलित पर्वतों का उदाहरण आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत कौन सा उदाहरण आपके वलित पर्वतों का उदाहरण है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से भी पहले कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी आपका हिमालय, यूराल और अरावली तीनों ही आपके वलित पर्वत के उदाहरण है। हिमालय आपका कहाँ पर है? तो ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है, जो कि मान के चलिए नेपाल मतलब हिमालय है, तो ये नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर आपका स्थित है। जबकि यूराल पर्वत क्या है? तो यूराल पर्वत मान के चलना ये है, तो ये आपका यूरोप और एशिया को अलग करता है आपका यूराल पर्वत, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और अरावली कहाँ पर स्थित है? तो अरावली आपका भारत में आपका स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। उपरोक्त सभी वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन से वन मानसूनी वन कहलाते हैं? वर्षा वन, भूमध्य रेखीय वन, पर्वतीय वन या पर्णपाती वन। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन से परिवर्तन आपके कौन से वन भूमध्य वन आपके कहलाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। भूमध्य रेखीय वनों को हम वन मानसूनी वन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी अक्सर करके बारिश होती रहती है। सही क्यों देखो बारिश क्यों होगी? क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर रेनफॉल होना है। क्यों होना है? क्योंकि ये आपका एक शांत एरिया होता है, ये वाला। सबसे ज़्यादा यहाँ पे गर्मी रहती है, और सबसे ज़्यादा जहाँ गर्मी रहेगी तो बारिश तो ईजिली रहेगी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष कांटेदार वनों का एक उदाहरण नहीं है? बबूल, कीकर, लाल चंदन या फिर खैर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष है जो कांटेदार वनों का उदाहरण नहीं है। इम्पोर्टेंट है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3 लाल चंदन। बबूल, कीकर और खैर आपके तीनों ही वृक्ष कांटेदार वनों के उदाहरण हैं, जबकि लाल चंदन कांटेदार वनों का उदाहरण नहीं है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? तो जहाँ पर आपकी जो रेनफॉल है, वर्षा है, उसकी आपकी क्या है, कमी होगी। जहाँ पर आपकी कमी होगी वहाँ पर ये इस तरह के पाए जाएंगे। भारत में मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में मोस्टली ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है? अगस्त प्रस्ताव, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो देखिए इनमें से पूछा गया है कि कौन सा अधिनियम आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। भारत सरकार अधिनियम 1902 आपका
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। किस प्रकार का मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि उस मौसम की तहकीकात करनी है या फिर आपको फाइंड करना है जो कि भारत के मौसम का हिस्सा नहीं है। सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मौसम या फिर उत्तर पूर्वी मानसून का मौसम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर पूर्वी मानसून का मौसम भारत के मौसम का हिस्सा नहीं है, जबकि सर्दी, गर्मी और दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भारत में प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का प्रयोग कपास की फसल के लिए किया जाता है। काली मिट्टी, रेगूर मिट्टी, वांगर मिट्टी या फिर खादर मिट्टी। तो देखिए यहाँ पर कौन सी मिट्टी का प्रयोग कपास की मिट्टी के लिए किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, काली मिट्टी। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है कपास के लिए। अब काली मिट्टी के बारे में समझ लीजिए, इसे हम स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपके महाराष्ट्र में, इसलिए महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास की खेती भी की जाती है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, काली मिट्टी। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है। राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कौन से राज्य में आपके जाड़े के मौसम में बारिश होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, तमिलनाडु राज्य में आपके जाड़े के मौसम में भी बारिश होती है। कौन से महीने में होती है, तो ये आपके नवंबर और दिसंबर के महीने में सबसे ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है। आपकी कौन से एरिया में होती है, तो ये आपके ईस्टर्न एरिया में होती है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। किस रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड। तो देखिए यहाँ पे किस रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, बिहार राज्य में हाजीपुर मुख्यालय आपका स्थित है। बिहार राज्य की राजधानी क्या है, तो वहाँ की राजधानी है आपकी पटना। सीएम आपके नीतीश कुमार है, ध्यान रखिएगा। अच्छा यहाँ पे अनाउंसमेंट सुन लीजिए, इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। जिन बच्चों को लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं बिहार स्पेशल के, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं जिसमें आपका बिहार स्पेशल है ऑलरेडी, तो चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सही होगा आपका 3। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1953, 1954, 1955, 1859। माफ़ कीजिएगा, सभी ऑप्शन 1800 में है। 1853, 1854, 1855, 1859। तो सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ पर तैयार हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, 1853 में भारत में पहली रेल चली थी। कब चली थी वो भी देख लीजिए, 1 अप्रैल 1853। कहाँ से किन के बीच में चली थी, तो ये चली थी आपकी मुंबई से लेकर थाने के बीच में। उस समय किसका शासन था, तो शासन था आपके लॉर्ड डलहौजी का। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा 1853। इस प्रकार आज की क्लास के हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब सुन लीजिए, सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है। वे बच्चे जो पैट 2025 का तैयारी कर रहे हैं उनकी ऑलरेडी सीरीज अवेलेबल है। आपके 6 प्रैक्टिस सेट पेपर ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। आगे भी उसी के लिए पैटर्न पर आपकी वीडियोस उपलब्ध होंगी।
करंट अफेयर से संबंधित आपकी एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है। आने वाले समय में रेगुलर वीडियो करंट अफेयर्स की आएंगी, जो कि स्पेशल करंट अफेयर्स होगा आपका पैट के लिए और यूपीएसआई के लिए। ध्यान रखिएगा, आपके लिए पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर टुडे।